तो स्वागत है दोस्तों टीएस के नई वीडियो में आप सभी का। आपको रिसेंटली बीबीसी के रिपोर्ट के बारे में तो पता ही होगा, जिसमें बीबीसी ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी पे एक नेगेटिव रिपोर्ट बना के इंडिया की इमेज पे एक बड़ा इम्पैक्ट डाला। और कई सारे एनालिस्ट और एक्सपर्ट का भी यही मानना था कि इस रिपोर्ट की वजह से इंडिया की ग्लोबल इमेज पे एक काफी बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन मॉर्निंग कंसल्टेंट के द्वारा रिलीज की गई वर्ल्ड लीडर की पॉपुलैरिटी पे इस रिपोर्ट ने बीबीसी के द्वारा बनाए गए सभी एजेंडों को कम्प्लीटली फेल कर दिया। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस लिस्ट में क्या रैंकिंग रही। तो ये रैंकिंग मॉर्निंग कंसल्टेंट नाम की एक कंपनी ने निकाली है, जो कि एक पॉलिटिकल इंटेलिजेंसी कंपनी है। और यहाँ 22 देशों के पॉलिटिकल लीडर को लेकर सर्वे कराया गया, जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एक लौते ऐसे लीडर थे जिनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग 75% से भी ज्यादा थी एंड एक्चुअल फिगर 78% है। और उनके बाद सेकंड पोजीशन पे मैक्सिकन प्रेसिडेंट ओब्राडोर आए, जिनको 68% पॉपुलैरिटी रेटिंग मिली। नाउ आप देख रहे होंगे कि यहाँ फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन में भी 10% का डिफरेंस है, विच इज वेरी ह्यूज। एंड डेफिनेटली इस लिस्ट ने बीबीसी के प्राइम मिनिस्टर मोदी पे बनाए गए नेगेटिव एजेंडे को कम्प्लीटली फेल कर दिया। और वर्ल्ड को भी ये क्लियर मैसेज गया कि इंडिया आज भी अपने लीडर पर पूरा भरोसा करता है, जो कि इंडिया की ग्लोबल इमेज के लिए काफी ज्यादा जरूरी था। लेकिन इसके साथ साथ ही अगर हम इंडिया के फ्रेंडली नेशंस को देखें तो उनके लीडर्स की रेटिंग उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। जैसा कि आप ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक की रेटिंग देख सकते हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की और जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा की, जो कि इस लिस्ट में बॉटम में आ रहे हैं। नाउ अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि क्या इस तरह की रेटिंग और रैंकिंग्स किसी देश के पॉलिटिकल सिचुएशन को या पॉलिटिकल एरिना को इन्फ्लुएंस कर सकती है? तो इस पे 100% ये कह देना कि हाँ ये इस पे इम्पैक्ट डालती है, ये बिल्कुल गलत होगा। लेकिन इसका काफी हद तक उस देश के पॉलिटिकल सिस्टम में इम्पैक्ट पड़ता है। तो डेफिनेटली अगर इंडिया के फ्रेंडली नेशंस ने जल्दी कोई अच्छे एक्शंस नहीं लिए तो उनके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को अपनी कुर्सी नेक्स्ट इलेक्शन में खोनी पड़ सकती है। नाउ अब बीबीसी पे वापस आते हैं, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली अराइज होता है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट को बीबीसी को इंडिया में बैन कर देना चाहिए? क्योंकि हमारे सामने ऐसे कई एग्जाम्पल है जहां देशों ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए इन तरह की एक्शंस लिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया के लिए इस तरह का एक्शन लेना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। और इसका रीजन है इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और किसी कंट्री में डेमोक्रेसी के होने का मतलब है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बट ये आज़ादी भी उनको तभी तक है जब तक वो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के अंदर काम कर रहे हैं। एंड ऑल टुगेदर सच तो यही है कि आप कितना भी झूठ बोल लो या फिर एजेंडा फैला लो, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच और ट्रुथ की ही होती है। लेकिन बीबीसी को रिप्लाई देना भी काफी ज्यादा जरूरी था, और इसका रिप्लाई इंडिया के एक एंकर जो कि अपना शो वेंटेज चलाती है, उन्होंने सिर्फ 20 सेकेंड में बीबीसी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर लिया। और मैं चाहूंगा कि आप उनकी ये क्लिप जरूर देखें। Power stations fired up. Customers paid to cut energy use. UK faces worst and longest recession in G7. Prince Harry details physical attack by brother William in new book. Do you see what they're dealing with? A power crisis, a recession, and endless drama in the royal family. And yet, when their national broadcaster, the BBC, chooses to make a documentary, this is the subject they pick. India, the Modi question. डेफिनेटली बीबीसी को इससे अच्छा आंसर और कोई नहीं दे सकता था जो पलक शर्मा ने दिया। तो चलिए फाइनली मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका इस पे क्या कहना है। कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिए। और इन वीडियोस को बनाने में हमने जिन भी रिपोर्ट्स का यूज किया है उन्हें मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा और पिन भी कर दूंगा, तो अगर आप चाहते हैं तो उन्हें पढ़ भी सकते हैं। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड इफ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल।